अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उन दिनों मैट्रिक की तालबा थी और पढ़ने का बेहद शौक था, इसलिए सहेलियां कम बनाती थी। नाइला मेरी वाहिद दोस्त थी। वो मेरी क्लास फेलो भी थी और उसका घर हमारे घर से नज़दीक ही था। मैं कभी कभार उसके यहाँ चली जाया करती थी। नाइला का एक भाई था जिसका नाम शाहिद था। मैं जब भी उनके घर जाती वो मुझे हसरत भरी नज़रों से देखता। उसका चेहरा बड़ा मासूम नजर आता था, शायद इसलिए वो मुझे अच्छा लगने लगा। हम दोनों बात करना चाहते थे लेकिन मौका ना मिलता था। एक दिन मैं नाइला के घर गई तो उसके वालिद काम पर गए हुए थे, जबकि वो खुद अपनी अम्मी के हमरा बाजार गई थी। शाहिद घर पर अकेला ही था। यूं हमें एक दूसरे से बात करने का मौका मिल गया। अभी हम इधर उधर की बातें कर रहे थे कि उसकी बहन और वालिदा आ गईं। दरवाज़ा खुला था और हम बाहर बैठे बातें कर रहे थे, लिहाजा उन्होंने कुछ महसूस नहीं किया। हमारे इम्तिहान करीब आ रहे थे। मैंने कहा, नाइला तुम्हारी तैयारी कैसी जा रही है? वो बोली, कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं, फिक्र मत करो, हम इकट्ठी तैयारी कर लेंगे। मैं रोज़ शाम को आ जाया करूँगी। वो बोली, बहुत खूब, ये बहुत अच्छा रहेगा। अगले रोज़ अम्मी से इजाज़त ली और पर्चों की तैयारी का बहाना करके मैं नाइला के घर गई। यूं रोज़ पढ़ने का कहकर आ जाती। दर हकीकत मैं शाहिद से मिलने की खातिर यहाँ आती थी। ताहम नाइला और आंटी की मौजूदगी में बहुत कम उससे बात करने का मौका मिलता था। जब खुलकर बात ना हो पाती तो हम दोनों दिल महसूस कर रह जाते थे। दिल में घुटन रहने लगी। ये घुटन शाहिद को भी महसूस होती थी। उसने कई बार कहा कि हम किसी होटल में चाय पिएं, कुछ बातें हों, मगर मैं टाल जाती क्योंकि घर का माहौल इस बात की इजाज़त ना देता था। अब्बू बहुत सख्त मिजाज थे। अब्बू ने मंशियात फरोशी की वजह से खासी दौलत इकट्ठी कर ली थी। ऐसे धंधों में गुंडा अनासर से भी वास्ता रहता था। वालिद साहब बज़ाहिर शरीफ और सफ़ेद पोश थे, लेकिन उनका ताल्लुक गलत किस्म के लोगों से था। जाहिर है कि जिस आदमी का ताल्लुक गलत किस्म के लोगों से हो वो खुद भी सही तो ना होगा। वालिद साहब के अक्सर दोस्त गुंडा किस्म के थे और कुछ लोगों को उन्होंने बाकायदा पाल रखा था ताकि बुरे वक्त में काम आए। एक गुंडे ने उनकी खातिर 5 साल जेल भी काटी थी। उसका नाम रफीक था, जिसे सब फीका कहते थे। ये एक पुरजोश जवान था जिसको मेरे अब्बा बहुत अजीज रखते थे। वो अकेला था। अजीज़ो अकारब वालदैन का कुछ पता ना था। ये अक्सर हमारे घर की निगरानी पर मामूर होता। मुझे उससे डर लगता था कि कहीं उसने मुझे शाहिद के साथ कभी होटल वगैरह जाते देख लिया तो मेरी खैर ना होगी। उन दिनों मैं शाहिद के ख्यालों में थी, लिहाजा तालीम से दिलचस्पी कम हो गई थी। नाइला को भी शक हो गया कि बानो पढ़ने कम और शाहिद से मिलने ज़्यादा आती है। ताहम उसने मुझे कुछ कहा और न अपनी माँ को, क्योंकि वो अपने भाई से बहुत मोहब्बत करती थी। इम्तिहान सर पर आ गए। मैंने पर्चे बहुत बेतवज्जही से दिए क्योंकि मैं और शाहिद पर्चे के बाद एक बाग में चले जाते थे जो इम्तिहानी मरकज़ से नज़दीक ही था। शाहिद से मिलने की मुझे इस कदर जल्दी रहती कि मैं आध घंटे में पर्चा करके आ जाती। इसी दौरान हमने 1-2 मरतबा होटल में चाय भी पी, मगर कभी बड़े होटल में जाने का इत्तफाक नहीं हुआ और मेरे पर्चे ख़त्म हो गए। पर्चे ख़त्म होते ही मैं घर में कैद होकर रह गई। शाहिद ने कई बार मुझसे मेरे घर पर मिलने की कोशिश की। वो नाइला को हमारे घर साथ लेकर आया करता था। तब मैंने उसको मना कर दिया क्योंकि मुझको फीके से डर लगता था कि कहीं वो अब्बू से शिकायत न कर दे। अगर वालदैन को इल्म हो जाता कि मेरे और शाहिद के दरमियान कोई ताल्लुक है, वो हम दोनों को जिंदा दफन कर देते। तभी फूंक फूंक कर कदम रख रही थी। एक बार जब मैं अब्बू के कमरे के पास से गुजर रही थी, मुझको अम्मी और अब्बू के झगड़ने की आवाज़ सुनाई दी। वो मेरी शादी के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे, लिहाजा मैं वहाँ रुक गई। तब भी अब्बू ने कहा कि मैं बानो की शादी फीके से कर रहा हूँ, मगर अम्मी इस पर रजामंद नहीं थी। वो कह रही थीं, तुम खुद गुंडे हो तो बेटी की शादी भी गुंडे से करना चाह रहे हो। मैं ऐसा हरगिज ना होने दूंगी। मैं अपनी मासूम बच्ची की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। फीके की बदौलत मैंने ये सब दौलत कमाई है। वो मेरा वफादार और खैर ख्वाह है। मैं इसको हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहता हूँ। इसका भी मेरे सिवा कोई नहीं। हम एक दूसरे के दुख दर्द के साथी और गहरे राजदां हैं। अगर कभी फीका मुझे छोड़कर चला गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा।
लिहाजा नहीं चाहता हम दूर हों। इस तरह हमारा बंधन और मजबूत हो जाएगा, मगर ये इसी सूरत मुमकिन होगा जब मैं इसको अपना दामाद बनाकर अपनी चार दीवारी के अंदर ले आऊं। इसमें हम सब का फायदा है, लेकिन वो उम्र में बहुत बड़ा है, जबकि बानो कमसिन है। आप अपनी बेटी पर यह क्या गजब ढाना चाह रहे हैं? मैं किसी सूरत इस उधेड़ उम्र मर्द से अपनी 14-15 बरस की बेटी ना ब्याहूंगी। जब माँ ने शदीद मुखालफत की तो अब्बू ने उनकी खूब पिटाई की। बिलाखिर माँ को राजी होना पड़ा। राजी ना होती तो क्या करती? हर शरीफ औरत अपने शौहर के आगे आवाज नहीं उठा सकती, लिहाजा उन्होंने एक वफादार बीवी होने का सबूत देते हुए चुप साध ली और फिर कहा, एक बात मेरी भी मान लो, जब तक बानो मैट्रिक ना कर ले और उसका रिजल्ट ना आ जाए तब तक उसकी शादी मत करना, और अभी तुम फीके से कोई बात ना करना। ये गुफ्तगू सुनकर मैं चौंक गई और मेरा सुकून बर्बाद हो गया। रात भर मुझे नींद ना आई। दूसरे दिन मैंने नाइला के घर जाने का फैसला कर लिया ताकि शाहिद को इस सूरत हाल से आगाह कर दूं। अगले दिन जब मैं वहां पहुंची तो शाहिद की अम्मी भी घर पर मौजूद थीं। अब बात ना हो सकती थी। मैंने बहाना किया और कहा, खाला जान, शाहिद से कहिए कि मुझे महमूदाबाद अपनी मोटरसाइकिल पर छोड़ आए। आंटी ने इजाज़त दे दी और बेटे को कहा कि इसको छोड़ आओ। मुझको शाहिद से बात करने का मौका मिल गया। मैंने उसको बताया कि अब्बू मेरी शादी फीके से कर रहे हैं, जो अब्बू का साथी है और निगरान भी है, मगर मैं उससे शादी का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मुझे उसकी बड़ी बड़ी मूछें और खौफनाक आंखें देखकर खौफ आता है। मैं सिर्फ तुमसे शादी करना चाहती हूँ, लिहाजा तुम कुछ करो। वो बोला, मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि तुम्हारे वालिद मेरी शादी तुम्हारे साथ कर दें? मैं दौलत का अंबार या मंशियात के ट्रक लाद कर तो नहीं ला सकता। हाँ, मैं 1 हफ्ते के बाद अपनी अम्मी को तुम्हारे घर भेजूंगा। वो इज्जत से रिश्ता मांगेंगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इनकार होगा। बहरहाल फिर देखेंगे। ये कहकर उसने मुझे घर से कुछ दूर उतार दिया। हफ्ते बाद हमारा रिजल्ट आ गया, लेकिन शाहिद के घर से कोई ना आया। मैं मैट्रिक में फेल हो गई थी। इस बात से डरती थी कि किसी भी दिन मेरी शादी मुकर्रर कर दी जाएगी। अब्बू के डर की वजह से मैं कोई बात नहीं कर रही थी कि वो कहीं शाहिद को मरवा ना दें। एक रोज़ शाहिद हमारे घर आया। मैंने अम्मी से कहा कि नाइला की तबीयत बहुत ख़राब है, उसका भाई आया है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं उसके साथ उनके घर चली जाऊं। अम्मी ने इजाज़त दे दी तो हम दोनों बाग में चले गए। वहां हम एक सब्ज़ाजार में बैठ गए। शाहिद मुझसे कहने लगा कि मेरी अम्मी मेरी शादी किसी और जगह करना चाहती हैं, मगर मैं शादी करूंगा तुमसे। मैंने कहा, शाहिद, हम दोनों बाहम रजामंदी से शादी कहीं बाहर जाकर कर लेते हैं और किसी अच्छे शहर में जाकर रहने लगेंगे। कुछ सोचने के बाद वो गोया हुआ, हाँ, तुमको फीके से बचाने का बस यही एक रास्ता है। तुम कल ठीक 4 बजे बाग आ जाना, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। इसके बाद मेरे घर वाले खुद ब खुद राजी हो जाएंगे, क्योंकि अम्मी अब्बू मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो मुझे तन्हा ना छोड़ेंगे। अगले रोज़ अम्मी से फिर यही कहा कि नाइला की तबीयत पूछने जाना है, और यूं घर से निकलकर सड़क पर आ गई, जहां कुछ फासले पर शाहिद मेरा इंतज़ार कर रहा था। इस बार वो मुझे शहर के एक मशहूर होटल में ले आया, जहां जाने की हमको आरजू हुआ करती थी। आज की रात हमें उसी होटल में गुजारनी थी। मैंने उसको कहा कि हम पहले शादी कर लें, लेकिन वो कहने लगा कि शादी 1-2 रोज़ बाद करेंगे, क्योंकि मेरे दोस्त लाहौर गए हुए हैं, उनको आ जाने दो, वो कल आ जाएंगे। मैंने उनको फ़ोन कर दिया है। यहाँ वाले दोस्त इस मामले में मेरा साथ ना देंगे। ये रात मेरी बर्बादी की रात थी। दूसरे दिन उसके दोस्त भी आ गए। शाहिद ने कहा कि हम रात को शादी कर लेंगे। उसने मेरा तारुफ अपने दोस्तों से कराया। रात के तकरीबन 10 बज चुके थे। ये आपस में बातें कर रहे थे कि एक दोस्त ने कहा, यहाँ से चलना चाहिए। वहीद के डेरे पर उसने काजी और निकाह का इंतज़ाम किया है। ये मुझे लेकर होटल से नीचे आए और गाड़ी में बैठने का इशारा किया। उसी वक्त एक पुलिस की गाड़ी जो गश्त पर थी करीब आकर रुकी। शाहिद खौफजदा हो गया। उसके दोस्तों ने कहा, तुम वापस ऊपर होटल जाओ ताकि पुलिस तुमको गिरफ्तार न कर सके, और हम बानों को लेकर जा रहे हैं। बाद में जब पुलिस वाले चले जाएं, तुम भी वहीद के डेरे पर आ जाना। शाहिद होटल चला गया और ये लोग मुझे गाड़ी में बिठाकर साथ ले आए। ये मुझको अपने किसी ठिकाने पर ले आए थे जिसका शाहिद को इल्म न था।
और यूं मुझको इस रात मौका पाकर भेड़ियों ने घेर लिया। मैंने उनसे कहा कि अपने दोस्त की दोस्ती का तो कुछ ख्याल करो, मैं उसकी अमानत हूं, उसने मुझसे शादी करनी है। शादी की बात पर वो कह कहे मारने लगे कि कैसी शादी, क्या तुम शादी के काबिल हो? उन इंसान नुमा दरिंदों ने मुझे सोने से मट्टी बना दिया। सुबह होने से कुछ कबल वो मुझे मेरे घर के पास छोड़कर चले गए। सबसे पहले जिसने मुझे देखा वो फीका था। वो मेरे पास आया और पूछा कि तुम्हारा ये हाल किसने किया है? मैंने बताया कि जिन दरिंदों ने मेरा ऐसा हाल किया है मैं उनको नहीं जानती। मैं अपनी सहेली के घर उसकी खैरियत दरियाफ्त करने जा रही थी कि ये गुंडे रास्ते में मिल गए। उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती उठाकर गाड़ी में डाल दिया और बेहोशी की दवा सूंघा दी। फिर मुझे नहीं पता क्या हुआ। सुबह मुंह अंधेरे वो मुझे फेंक कर चले गए हैं। फीका मुझे उठाकर बैठक में ले आया। 2 रोज से वाले साहब कहीं बाहर गए हुए थे। उसने अम्मी को बुलवाकर मुझे उनके हवाले किया। मेरी जिंदगी और मेरे ख्वाब इतनी जल्द तबाह हो जाएंगे ये मैं सोच भी ना सकती थी। शायद माँ बाप की नाफरमानी करने वालों के साथ ऐसा ही होता है। अब खौफ वाले साहब का था कि जब फीका उनको तमाम अहवाल बताएगा तो वो मुझे कत्ल कर डालेंगे। माँ 2 दिन से मेरी गुमशुदगी का राज दिल में दबाए मुझको चुपके चुपके तलाश कर रही थी। नफल पड़ रही थी कि खुदा करे मैं अपने बाप के आ जाने से पहले मिल जाऊं। मैं उनको मिली तो मगर सही सलामत नहीं। अम्मी ने फीके के आगे हाथ जोड़े कि तुम इस राज को मेरे शौहर को मत बताना, वरना जाने वो मेरी बच्ची से क्या बर्ताव करें। फीके ने यह दरख्वास्त मंजूर कर ली। मैं मैट्रिक पास ना कर सकी। वालिद साहब ने फीके से मुझे ब्याहने का इंदिया दे दिया। फीके ने मेरे वालिद की दरख्वास्त को नहीं ठुकराया, हालांकि वो जानता था कि मैं शादी से कबल बर्बाद हो चुकी हूँ। मेरी शादी फीके से हो गई। जिस रोज़ मैं दुल्हन बनी मुझको शाहिद की याद ने इस कदर रुलाया कि मेरी हिचकी बन गई। ऐसी दिल की हालत थी कि किसी से कुछ कह सकती थी और ना इजहार कर सकती थी। जिस रोज़ मैं गायब हुई थी, एक रात शाहिद भी घर से गायब रहा था। वो अगली रात घर आ गया जबकि उसके दोस्त मुझे अगवा करके ले गए। उसकी हालत से माँ ने अंदाज़ा कर लिया कि असल मामला क्या है, मगर उसके वालिदैन ने इस बात को दबाने की खातिर शाहिद को घर से ना निकलने दिया। नाइला और आंटी मेरी शादी में भी ना आईं। फीके से शादी के वक्त मैंने सोचा था कि इससे बेहतर होता कि माँ बाप घर में दाखिल होते ही उस रोज़ मुझे कत्ल कर देते जिस दिन मेरी जिंदा लाश वो गुंडे बैठक के पास फेंक कर चले गए थे। फीके ने मुझे फूलों की तरह रखा और कभी कोई तकलीफ ना होने दी। वो कहता था तुम्हारा कोई कसूर नहीं। ऐ काश तुमको अगवा करने वालों को मैं तलाश कर सकता तो उनको गोलियों से भून डालता। ऐ काश तुम उनके नाम जानती या उनको पहचान सकती। मैं आज 2 बच्चों की माँ हूँ। अब्बू का इंतकाल हो चुका है और फीके ने उनका सारा कारोबार संभाला हुआ है। मैं आज भी उसको नापसंद करती हूँ, लेकिन जब उसकी नेकी याद आती है तो एहतराम करती हूँ कि वो मेरे 2 बच्चों का बाप भी है। वो लाख बुरा सही लेकिन उन भेड़ियों से अच्छा है जिन्होंने शादी से पहले मेरी जवानी को बर्बाद किया था और मेरे बारे में सब कुछ जानते हुए भी मुझे दिल से कबूल किया और कभी कोई ताना नहीं दिया। दोस्तों, इस कहानी का मकसद किसी बुरे काम करने वाले को अच्छा इंसान कहना हरगिज नहीं। जो काम बुरा है वो बुरा ही है, लेकिन कम से कम फीका उन इंसान नुमा दरिंदों से अच्छा है, बल्कि बहुत अच्छा है। आप क्या कहते हैं इस बारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।